बात भी सही है। हम लोग देख रहे हैं कि बदलाव हुआ, जैसे मान लीजिए कि 47 में कांग्रेस की सरकार बन गई, उसके बाद में फिर 67 में के कुछ राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बन गई, फिर 70 में देश में जनता पार्टी सरकार गई, फिर उसके बाद साझा मोर्चा वगैरह वगैरह कांग्रेस चलता रहा, भाजपा सरकार बन गई। तो अब सरकारों को तो अदल बदल हो रहा है, पर वास्तव में परिवर्तन नहीं हो रहा, बदलाव तो नहीं हो रहा। तो अभी से नहीं होने के चलते देश का एक आम मतदाता जैसा भी है, जो 20-25% हो जाता है, क्या फायदा है, कोई बदल तो होना नहीं है। अरे बे आए थे बेबी से थे, बात भी सही कहता, करते ही कहते, क्योंकि जो कमियां हैं त्रुटियां हैं करीब की कम बड़ तौर पे वही है, करके को बड़ छोट कहता अपराधी, तो कौन बड़ा अपराधी है कौन छोटा अपराधी है, पर ज्यादा फर्क नहीं है। तो लोहिया कहते थे कि ये विचार ठीक नहीं है। उसमें भी वो महिला ही का उदाहरण देते थे, जैसे रोटी के लिए उन्होंने महिला का दिया सरकार को बदलने के लिए, तो महिला का उदाहरण देते थे और बोलते थे कि तुम्हारी माँ घर में उठ के सुबह क्या करती है, तुम्हारी माँ उठ के घर में सुबह क्या करती है, सबसे पहले आपकी बात अजी है, क्या करती सुबह उठ के, घर साफ करती। तो बोली कि साफ क्यों करती बेचारी, कल तो फिर कचरा आना है, मत करो सफाई पे, कल भी मत करने, परसों फिर कचरा आना है। तो इसी प्रकार से इंसान का जो मस्तिष्क है और समाज है, इस पर कचरा आएगा, परंतु निरंतर साफ करते रहो, लगातार सफाई करते रहो। ये तरीका है समाज को बदलने की, बदलाव को दिखाने का। तो लोहिया ने ये 7 क्रांतियां बताई, उसमें कहा कि दुनिया को अगर सुंदर और बेहतर बनाना है तो हथियार और युद्ध ये खत्म होना चाहिए। उन्होंने एक अभियान भी शुरू किया था, वो जब चल नहीं पाया, उसमें हम अपनी नाकाबी मान सकते हैं कि हम नाकाबिल लोग, हम नहीं कर पाए या फिर क्षमता नहीं रही। उन्होंने विश्व नागरिकता के फॉर्म भरवाना शुरू किए थे, विश्व नागरिकता के, विश्व नागरिकता, हाँ। तो हम लोगों ने वो फॉर्म भरा था कि मैं रघु ठाकुर मैं अपने आप को विश्व नागरिक मानता हूँ, सिटीजन ऑफ द अर्थ, ग्लोबल सिटीजन। और वो कहते थे कि दुनिया में अगर युद्ध को खत्म करना है, ये जो तनाव है, तो अपन तनाव देखे, काहे के तनाव है, आतंकवाद है, क्षेत्र के नाम पर है, धर्म के नाम पर है, बंटवारे के तनाव है, संप्रदाय के तनाव है। तो अगर दुनिया में विश्व की एक संसद बन जाए, निर्वाचित संसद, वो कहते कि दुनिया की एक विश्व संसद होना चाहिए, वर्ल्ड पार्लियामेंट, जिसको 18 साल के वोट वाले लोग हैं सारी दुनिया के लोग चुने, कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। जब दुनिया की एक संसद बन जाएगी तो ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ना हिंदुस्तान बांग्लादेश का, ना हिंदुस्तान चीन का, कोई झगड़ा नहीं रहेगा। एक संसद रहेगी, उसके पास ताकत रहेगी। और दूसरा, दुनिया में युद्ध को समाप्त करना है तो विश्व संसद के साथ साथ में हथियार समाप्त करना पड़ेगा। आज जो युद्ध हो रहे हैं, क्या इन युद्धों का वास्तव में कोई तार्किक कारण है? अगर आप खोजने का प्रयास करें तो कोई तार्किक कारण नहीं है। तार्किक कारण ये है कि जो हथियार तैयार करने वाले हैं, जिनकी संपर्कता हथियार से है, अगर हथियार बिकना बंद हो जाएंगे तो संपर्कता कहां जाएगी? अगर हथियार ही नहीं बिकेंगे तो फिर क्या होगा? तो युद्ध से 2 पाए काम होते हैं। ये तो काम ये होता है कि युद्ध पुराने हथियारों के ढेर को कम करता है। उन्होंने कहा साहब अमेरिका के 13 लाख करोड़ रुपया खर्च हुए, तो ईरान के 3 लाख करोड़ हुए, तो इजराइल कितने खर्च हुए, तो हो गए काय में? भाई तनख्वाह के नाम पर तो छोटा मोटा पैसा गया है, तो क्या हथियार क्यों है? तो जो पुराना ढेर लगा हुआ है उसको खत्म किया। दूसरा, जिस प्रकार से अपन लोग देखते हैं कि विज्ञापन निकलता है सामान का, बाजार का, कि साहब ये सामान ले लो, ये बाजार का सामान है, तो हथियार का प्रचार जो है वो विज्ञापन से नहीं होता है। हथियार का सबसे बड़ा विज्ञापन युद्ध, कि देखो इन्होंने अफगानिस्तान में जाके ये मिसाइल चलाई थी, जो अंदर गई, अंदर जाके उसने घूम करके अंदर मार दिया, और लोग उसको मंगाना शुरू कर दिए। अभी इसकी एक एंटी मिसाइल आई है, इस एंटी मिसाइल ने इसको मार दिया, तो अब इसको मंगाना शुरू कर दिया। तो युद्ध जो है, युद्ध के हथियारों का बड़ा विज्ञापन और प्रचार भी है, और हथियारों की संपन्नता के लिए, उन देशों की या लोगों की संपन्नता के लिए युद्ध को जरूरी है। तो युद्ध को कोई रोक सकता है तो उसे रोकने का तरीका वही जो लोहिया ने कहा था कि विश्व संसद और निशस्त्रीकरण। परंतु निशस्त्रीकरण की जो संस्कृति या सभ्यता है, वो सभ्यता उन देशों के पास नहीं है, अब तो किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि जो सुरक्षा है
सुरक्षा और हथियार, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग का सौभाग्य कि हम लोग उस मुल्क में पैदा हुए हैं जिस मुल्क के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। वो हम लोग का दुर्भाग्य भी ये है कि हम लोग उस मुल्क में पैदा तो हुए हैं, पर हम इतने नाकाबिल निकले हैं उनकी संतानें कि बस गांधी के विचार को जिंदा नहीं रख पा रहे। ये पीड़ा की बात है। पर गांधी ने कभी सुरक्षा नहीं ली, क्योंकि सभ्यता का सवाल था। कौन सी सभ्यता? सुरक्षा जो होगी, सुरक्षा तो हथियार से होगी ना। तो हिंसा भी हथियार करती है और सुरक्षा भी हथियार करती है। तो गांधी का कहना था कि नहीं, ना हिंसा की हथियार चाहिए ना सुरक्षा का हथियार चाहिए। इंसान को इतना ऊंचा बनाओ, इंसान को इतना ऊंचा उठाओ कि वो इंसान ही अपने आप में एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाए। और इसीलिए वो कहते थे कि आजादी का मतलब हमारे लिए अंग्रेज चले जाए तो आजादी नहीं। ये तो आपने जाति भेदभाव कर लिया कि साहब गोरा वाला चला गया, काला वाला आ गया। ये कोई फर्क नहीं है। जो ताकत का वजन है इंसान के ऊपर, इसको खत्म करो। स्वावलंबन और स्वाधीनता, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो गांव को स्वावलंबी बनाए, अपनी जरूरत के मुताबिक हम पैदा करें। शोषण कैसे रुकेगा? जब इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक पैदा करेगा और जरूरत के मुताबिक लेगा। गांव अपनी जरूरत के मुताबिक पैदा करेगा, अपनी जरूरत के मुताबिक लेगा, तो तभी तो पूंजीवाद बटेगा, तभी तो पूंजी का वर्चस्व बटेगा। तो उस गांधी के देश के हम लोग हैं। हम लोग बड़े गर्व से कभी कभी कहते हैं कि हम गांधी के देश के हैं, पर कहते ही भर है। उसके लिए जो कीमत चुकाना चाहिए वो कीमत चुकाते नहीं है। देखो, गांधी के अनुयायी हैं हमें कहें, या हम लोहिया के अनुयायी कहते हैं, तो हमें कीमत चुकाने को तैयार रहना चाहिए। आपको हर अच्छे गुण की कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको बगैर कीमत चुकाए प्रशंसा पत्र मिल जाए तो आप मानना कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। आजकल तो बट रहे ना उपाधि, पद्मश्री, पद्मभूषण, पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा है, और ये सब कैसे मिल रहे हैं। और दुनिया में, यही नहीं दुनिया में जो है, अब वो ट्रंप कह रहा है कि हमको नोबेल पुरस्कार चाहिए शांति का, और अगर हमें नहीं दोगे तो हम खरीद तो करेंगे। तो हमें तो अब तो शांति का पुरस्कार भी हथियार की तरफ लिया जाएगा। ये स्थिति चली हुई है। तो वे जो कह रहा था कि भाई अपने इन सिद्धांतों के लिए, इन मूल्यों के लिए हम लोग को भी कुछ कुर्बानी करने को तैयार करना पड़ा। अपने आप को कुछ एक सांस्कृतिक बदलाव करना पड़ा। अब सवाल है दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ कि भाई जो समाजवादी विचारधारा है, इतनी अच्छी विचारधारा है, आप भी सब सहमत हो गए होंगे। क्या ये अच्छी, लोहिया ने ठीक बात है कहीं, समाजवाद अच्छा है, जरूरी के बता भी दीजिए और क्षमता के मुताबिक काम करिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? कोई संपत्ति का संग्रह नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर सवाल है कि समाज ये बने कैसे? इस समाज को बनाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि इस समाज को बनाने का काम जो है, ये काम कोई मसीह से नहीं हो सकता, ये हजरत से भी नहीं हो सकता, अकेले बोलने से भी नहीं हो सकता। जबकि वाणी और कर्म की एकता ना हो, तो वाणी और कर्म की जो एकता है वो जरूरी है। पर आज भारतीय राजनीति का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में राजनीति में वाणी और कर्म के बीच में कोई समानता नहीं। जो जो बोल रहा है उसको विपरीत कर रहा है। जो सबसे बड़ा बेईमान है वो ईमानदारी का भाषण दे रहा है। जो सबसे बड़ा हिंसक काम कर रहा है वो शांति पे भाषण दे रहा है, वो शांति का दूत बन रहा है। तो ये जो राजनीति में एक प्रकार का अंतर आ गया है वाणी और कर्म के बीच का, इस वाणी और कर्म के बीच के अंतर को कैसे बैठाया जाए, इसको कैसे हल किया जाए, ये सोचना होगा। और इसके लिए एक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है। समाजवाद की जो राजनीति है, ये राजनीति केवल सत्ता की परिवर्तन की नहीं है। समाजवाद की राजनीति गांधी के इस विचार पर आधारित है कि हमें सबसे पहले अपने आप के मन में, विचार में परिवर्तन करना पड़ा। गांधी कहते थे कि सत्ता की शुरुआत कहाँ से हो? सत्ता की जो शुरुआत है वो शुरुआत आजकल जैसे हो रहा है कि साहब आज अमुक पार्टी वाले आएंगे, जनता पर बैठ जाएंगे, वहां पे जाके आंदोलन कर देंगे। ये सत्याग्रह नहीं है। सरकार के खिलाफ जाके नारे लगाना ये कोई सत्याग्रह नहीं, अकेला नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
कुछ बात जरूर बताइए। नहीं नहीं, आप दोनों में तो कुछ बात कर रहे हैं, जरा आप सुनना चाहिए क्या बात कर रहे हैं। कुछ बात, हाँ आप बात कर रहे थे, देखिए आप गलत मत होइए, कब तो असत्य मत बोलिए। क्यों भाई, क्या कह रहे थे? आपका ध्यान कहीं और, कोई भाषा की दिक्कत हो रही है? अगर हो तो बताइए, तो अपन थोड़ा थोड़ा उसको हिंदी अंग्रेजी मिला लेंगे। हिंदी समझिए, है समझ रहे नहीं हैं? सकता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो मैं जो कह रहा था कि भाई आदमी में वाणी में बात बोलने में और कर्म में समानता होनी चाहिए। भारतीय राजनीति की स्थिति है कि आज भारतीय राजनीति और राजनीतिक दल जो है ये सब अंतर्विरोध से, द्वेष से ग्रस्त है, अंतर्विरोध से। अब आजकल लोग चर्चा करते हैं संविधान की, लोकतंत्र की, कभी बाबा साहब का भी नाम लेते हैं, और आजकल तो नाम लेना कुछ पूजा पाठ जैसा हो गया है कि भाई कोई नाम ले लो। पर लोकतंत्र क्या केवल एक प्रणाली है कि अब लोग जाएं 5 साल में, 4 साल में चुनाव हो तो एक वोट दे के आ जाएं और वोट दे के कोई सरकार बन जाए? मैं लोकतंत्र को अकेले प्रणाली नहीं मानता। हमारी जो विचारधारा है, हम जो सोचते हैं कि लोकतंत्र अकेले एक कोई चुनाव की प्रणाली नहीं है। लोकतंत्र अपने आप एक लक्ष्य है जिसमें मानव स्वाधीनता निहित है, इंसान की स्वाधीनता निहित है, एक लक्ष्य है। ये रास्ता अकेला नहीं है, ये लक्ष्य भी है। और दूसरा कि लोकतंत्र अगर हम सरकार में चाहते हैं तो सरकारों में लोकतंत्र तभी रह पाएगा जब जो उसको चलाने वाले राजनीतिक दल में भी लोकतंत्र हो। तो क्या भारतीय राजनीतिक दलों में आज कोई आंतरिक लोकतंत्र है? कहीं नहीं। आज सारे दलों में एक जुमला चलता है कि इस दल का सुप्रीमो कौन है। भाजपा में चर्चा आएगी तो सुप्रीमो के नाम पे साहब मोदी है, अमित शाह है, या संघ के लोग हैं, आपका मोहन भागवत है, इनके सुप्रीमो हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी चर्चा आएगी तो फिर सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, ये सुप्रीमो कराएंगे, सुप्रीमो हो जाएंगे। आप सपा में चले जाइए, समाजवादी पार्टी की, जब हमारे विनय जी ने किया था, पूछा सवाल, और हम तो बड़े शिकार हैं। शिकार इस अर्थ में है कि आप भी अगर सिद्धांत की रास्ते पर चलोगे तो आपको शिकार होना पड़ेगा। हम शिकार एक तरफ से उस भाजपा की विचारधारा के भी हैं जो हमारे खिलाफ हमला करते हैं कि हमारी तो विदेशी विचारधारा है वगैरह कहते हैं, और कहते हैं। हम शिकार कांग्रेस के मित्रों के हो जाते हैं क्योंकि कुछ उनकी कमियों पे उंगली रखते हैं। हम शिकार हमारे उन मित्रों के भी हो रहे हैं जो हमारे साथ में काम किए हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, पर जो सत्ता में आके जिन्होंने अपना बदतर चेहरा दिखाया और विचारधारा को नुकसान पहुंचाया। जो परिवारवाद दूसरी पार्टियों में है, जो तानाशाही दूसरी दलों में है, वो उनमें के बीच में भी है। जो जातिवाद अन्य जगह है, वो जातिवाद उनके बीच में भी है। जाति को मिटाने का मतलब जाति को मजबूत बनाना नहीं है। जातिवाद को मिटाने का मतलब अपनी जाति को बनाना नहीं है। आजकल भारतीय राजनीति जिन बीमारियों से ग्रस्त है, उन 3-4 बीमारी को विकसित करना चाहते हैं। हम पानी पी लें जरा, पर ठंडा है वो।